चलिए तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आपका रामचंद्र जी हो गया है कंप्लीट नीचे, मतलब ऐड जुड़ गया है ना एप्लीकेशन में। अच्छा मेरी कोई, अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए, आप ऑफिस अभी क्लास के बाद मिलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम लोग का शायद 2 या 3 दिन क्लास हुआ है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं। हाँ मतलब जिसमें मूल रूप से हमने पढ़ाई की भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना क्यों आवश्यक है। दूसरा चीज कि मुश्किल का भरा काम है ये, नीचे जाकर वहां जाकर अंदर की स्थिति को देखना एक अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है। अभी तक हम बहुत से बहुत 2 से 4 किलोमीटर तक नीचे या तो पेट्रोलियम के पाइप्स के माध्यम से, ऑयल फील्ड के माध्यम से, या तो फिर सोना और हीरे की खदानों के रूप में हम गए हैं। तो हमारे पास कौन कौन से सोर्स अवेलेबल हैं जिसके विषय जिससे हम इंटीरियर स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया। एक आर्टिफिशियल सोर्स यानी कि अननेचुरल सोर्स यानी अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें हम क्या देखें, घनत्व, दाब, टेम्परेचर, ताप और ग्रेविटी डिसकंटिन्यूटी, गुरुत्व विसंगति। जमा जाना चाहिए सब चीजें ना, मैकेनिज्म भी। दूसरा हम लोग देखें इसमें नेचुरल सोर्स, जिसमें आपका या डायरेक्ट सोर्स प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत में आपका जो है एक ज्वालामुखी है, वोल्केनिसिटी, हाँ। और दूसरा है आपका सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक जो सोर्स जिससे हमको जानकारी मिलती है वो कौन सा है आपका, सिस्मोग्राफी यानी कि भूकंप। ठीक है, और यहीं तक हुआ था शायद ना, यहीं तक। अच्छा उसके बाद भी हम बांटे थे कि भाई जो भूकंप मूल या फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है, और ईपी सेंटर क्या होता है, जहां पर भूकंप की तरंगों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है। हमेशा भूकंप केंद्र भूकंप मूल के 90 डिग्री पर होता है। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम लोग वहां बांटे कि आपको, हाँ, 3 प्रमुख तरंगे हैं और 2 और भी तरंगे आती हैं आपकी। और इसमें से हम तरंगों को भी 2 भाग में बांटे, याद रखिएगा। एक होता है आपका विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक, और काइक यानी बॉडी वेव्स। इसमें कौन कौन से हैं आपके, पी वेव्स और एस वेव्स, है ना। ये पूछता है एकदम ध्यान से इसको, पी और एस वेव्स। और उसके बाद आपका एक तरंग है जिसको आप कहते हैं सरफेस वेव यानी कि धरातलीय। क्या अंतर है इसकी बात अभी बात करेंगे। और उसके अलावा फिर कुछ और भी सहयोगी तरंगे हैं जिसको लेकर विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भूकंपीय तरंगों से। वेव्स या इसको आप भूकंपीय तरंग, बहुत सिंपल है। एक एक लाइन आपका इस रूप में लिखा जाएगा जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। समझिए कि एक एक लाइन आपका ये प्रीलिम्स बेस्ड है आपका, यानी कि ऑब्जेक्टिव इसी रूप में आएंगे। पी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंग। ठीक है, इसको पहले तो का फुल फॉर्म आपका हो गया प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव को हम लोग कहते हैं प्राथमिक तरंग। अब देखिए एक दूसरे से जोड़ते हुए चलेंगे इसको हम लोग। पहला कि आखिर इस पी वेव्स को प्राइमरी या प्राथमिक तरंग क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि क्योंकि भूकंप मूल पृथ्वी के अंदर गहराई में वो स्थल जहां से कुछ डिसबैलेंस हुआ है और तरंगे उत्पन्न हुई है। तो फोकस से, जहां से फोकस से ईपी सेंटर यानी अर्थ के वो सरफेस जिस पर हम महसूस करते हैं भूकंपों को, यहां से फोकस से ईपी सेंटर पर सबसे पहले अगर कोई भूकंप की तरंगे पहुंचती है तो वो कौन है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी तरंग कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसको, तो इसका पीछे का रीजन ये हो गया क्योंकि पी वेव या पी तरंग भूकंप मूल से यानी फोकस से ईपी सेंटर यानी भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र
पर सर्वप्रथम पहुंचती है। ठीक है, ये हो गया। ये आएगा कि अगर ये अन्य भूकंपीय तरंगों या अन्य सिस्मिक वेव्स के तुलना में सबसे पहले पहुंच रही है, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा। तो यहां पर देखेंगे इसकी स्पीड कितनी है पहली। तो इसकी स्पीड जो है, ये इसकी गति जो है, ये कमोबेश 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये मैक्सिमम देखा गया है कि मैक्सिमम ये 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक जा सकती है। तो किस में जाएगी 14 किलोमीटर, कहां 13 किलोमीटर जाएगी, कहां 12 किलोमीटर जाएगी, ये डिपेंड करेगा कि वो तरंग किस प्रकार के मीडियम से होकर गुजर रही है। जितना ज्यादा मीडियम ठोस होता जाएगा, पी तरंगों की गति बढ़ती चली जाएगी। लकड़ी के तुलना में पत्थर में ज्यादा होगा, उससे लोहा में ज्यादा होगा, है ना। जैसे जैसे उसका ठोस जो है वो सॉलिडिटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी गति भी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब कि यहां पर आप देखेंगे कि ठोस माध्यम में, यानी कि सॉलिड स्टेट में, इसकी गति सर्वाधिक होती है। ठोस गति में इसकी गति सर्वाधिक होती है। और एक नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा है, उसमें दे देगा आपको लकड़ी, एल्युमिनियम, निकेल, लोहा, और उसमें पूछेगा पी तरंग की गति किसमें अधिक होगी। तो आपको ये जानना होगा कि किस धातु में घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर चलना है आपका। अच्छा, अब आइए इसके बाद अगला प्रश्न है ये इसमें कि आखिर ठीक है, ये गति इसका ज्यादा क्यों, तो पहले पहुंचती है, गति ज्यादा है इसके कारण पहले पहुंचती है, मगर ये गति इसकी ज्यादा क्यों होती, यानी कि अगर हम भी दौड़े और उसेन बोल्ट भी दौड़े, मगर पहुंचेगा कौन पहले, उसेन बोल्ट पहुंचेगा पहले। क्यों? क्योंकि उसके दौड़ने की तकनीक हमसे बेहतर है, यानी कि उसके दौड़ने की जो, उसके चलने की, उसके गमन करने की, उसके मूवमेंट की जो नेचर है, प्रकृति है, वो ऐसी है जिसके कारण उसकी गति क्या हो जाती है, आपकी ज्यादा हो जाती है। उसी नेचर को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तो वेव्स, तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य, यानी कि होती है या इस अनुदैर्ध्य तरंग की तरह गमन करती है। और यही वो प्रकृति है जिसके कारण ये अन्य भूकंपीय तरंगों की तुलना में इसकी गति सर्वाधिक हो जाती है। एक बार मैसेज कीजिएगा ताकि फिर अगर ऐसी कुछ अब आइए इसके बाद कि आखिर ये है क्या, ये है क्या तरंग जो होता है। इसको पहले एक बात ध्यान रखिए, ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी सिस्मिक वेव्स है जो संपीड़न टू रेरिफिकेशन, संपीड़न से विरलन की तरफ गमन करती है। कुछ भी बना सकता है प्रश्न आपका। तो वो क्या जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है इस तरंग की प्रकृति, इस तरंग का व्यवहार क्या होता है। तो मतलब कि अगर हम इसको लिखेंगे तो अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न से विरलन एवं विरलन, अभी बताते हैं क्या होता है, रेरिफिकेशन एंड कंप्रेशन, विरलन से संपीड़न
की निरंतरता, कंटिन्यूसली, ठीक है, गमन करती है। आवाज में दिक्कत हो तो बताइएगा। अब इसमें क्या है, अब इसको देखिए, इसका सिंपल ये लॉजिक क्या है, जैसे कि कोई वेव्स चली इधर से, कुछ इस प्रकार से। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, घनत्व अधिक, यहाँ पर घनत्व अधिक, और यहाँ पर घनत्व अधिक है, मतलब कि कणों के बीच में जो तरंग जो जा रही है उसके कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आप कहेंगे इसको ये संपीड़न। यहाँ पर घनत्व जो है वो कम है, यानी कि इसको आप कहेंगे विरलन। देन फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, मतलब कि ऐसे स्प्रिंग की मूवमेंट होती है उसी तरह से आपका। तो इसमें कणों की गति तरंग की गति के सीध में होती है। कुछ भी प्रश्न यहाँ बनाया जा सकता है कि कौन सी ऐसी सिस्मिक वेव्स है जो कंप्रेशन टू वेरिफिकेशन की तरफ मूव करती है। तरंग का नेचर जो है वो किस तरंग में कणों की गति तरंग की गति के सीध में होती है। कौन सी भूकंपीय तरंग है जो साउंड वेव्स की तरह चलता है, तब भी पी वेव्स आएगा। तो मतलब कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पी तरंग साउंड यानी ध्वनि तरंग की गति के समान गमन करता है, करती है। ठीक, हो सकता है थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो, एक सेकेंड। उस पर है आवाज है। हेलो, ठीक है। अब शायद थोड़ा सा ठीक होगा आवाज, है ना। चलिए कोई बात नहीं, रुक जाए क्या। अभी अभी एक बार बताइएगा ऑनलाइन में आपका आवाज ठीक है, अभी जा रहा हो तो आगे कंटिन्यू करते हैं, यस या नो करके भेजिए, ठीक है। हाँ तो अब देखिए ये एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पी वेव्स होता क्या है, प्राइमरी वेव्स क्यों तो प्राइमरी वेव्स कहते हैं, का जो स्पीड है वो कितना होता है, कितनी तक ये मैक्सिमम स्पीड जा सकती है, ऑन एवरेज कितना इसका स्पीड होता है। ये किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग जो कि ध्वनि तरंग के समान गति करता है, संपीड़न से विरलन, विरलन से संपीड़न। इस रूप में जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, आप तक आवाज जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, एक जगह पहले वो उसका डेंसिटी बढ़ता है, रुकता है, फिर उसके बाद एक स्प्रिंग की तरह वो आगे की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, ये तरंग खुद ब खुद अपनी गति को मेंटेन करती है, इसी कारण इसकी गति
सर्वाधिक होती है। तो एक एक लाइन आपका यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए इसमें एक और भी चीज है, पी तरंग जो है ये जो है तो माध्यम में करती है, यानी कि ये ठोस में भी मूव करेगी, द्रव में भी मूव करेगी और गैस में भी मूव करेगी, मगर अंतर बस इतना हो जाएगा कि इसमें गति सर्वाधिक गति होगी, इसमें मध्यम गति होगी यानी कि न ज्यादा न कम, और इसमें सबसे कम गति से गमन करता है। इसके पीछे का रीजन, यानी कि अगर आपसे कह ले तो चलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ दे तो कोई भी तरंगे जो हैं वो डिपेंड करता है किसी वस्तु के घनत्व, डेंसिटी। तो यहां से केवल पी वेव से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी रूप में घुमाकर। चलिए, तो पी तरंग हो गया आपका। अब हम लोग ये भी बताएंगे कि आखिर इस सिस्मिक वेव्स को सबसे पहले स्टडी किसने किया, और ये जो डिफरेंसेस हैं स्पीड में, इसको सबसे पहले मेजर कहाँ किया गया है, ये भी आपकी चर्चा हम करेंगे। अब आइए दूसरे तरंग पर। इस तरंग सेकेंडरी वेव मतलब कि द्वितीयक तरंग। स्वाभाविक है कि अगर द्वितीयक तरंग है इसका मतलब कि भूकंप केंद्र, जिसको आप पीपी सेंटर भी कहते हैं, पर पी तरंग के बाद पहुंचती है, इसलिए इसको हम लोग द्वितीयक तरंग कहते हैं। ठीक। तीसरा, इससे ये मालूम चल रहा है कि इसकी स्पीड पी तरंग से कम है, तो यहीं पर देखेंगे इसकी स्पीड क्या है। तो इसकी गति जो है वो कमोबेश 4.5 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एग्जाम में आपको यही पूछेगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में केवल 4 ही दिया है तो जो इसके निकटवर्ती होंगे उसको आपको ऑप्शन में, तो गति हो गई 4.5 से 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर यह प्रश्न बनेगा कि क्या कारण है कि पी तरंग से इसकी गति कम होती है। तो स्वाभाविक है वो चलने का तकनीक, गमन करने का, मूवमेंट का जो इसका जो टेक्निक है या नेचर है वो डिपेंड करेगा इस पे। तो आप लिखेंगे इस तरंग अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स की तरह गमन करती है, तो वो अनुदैर्ध्य, ये अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ये, इसमें आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, जैसे वाटर वेव्स है, यानी कि इस तरंग जल तरंग, इस तरंग जल तरंग या प्रकाश तरंगों के समान, या प्रकाश तरंगों के लाइट वेव के समान गमन करती है।
तो किस रूप में मूवमेंट होता है ये देखते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब क्या हुआ, अगर पहले इसको लिख लीजिए, यही सब आपका क्वेश्चन है। मैं मान लीजिए कि क्वेश्चन का आपको आंसर ये मिल रहा है आपको, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछेंगे, या तो 4 ऑप्शन देके पूछेगा इसमें गलत कौन है सही कौन है, या फिर इंडिविजुअल पूछे जा सकते हैं। इसका जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे एक रस्सी दीवार में बंधा है, आप यहां से हिलाइए तो जो एक शीर्ष और एक गर्त की स्थिति बनेगी, कुछ इसी प्रकार से यह तरंग भी मूव करता है। ये क्रेस्ट और ये टर्फ। कुछ इस प्रकार से इसका मूवमेंट, जहां पी वेव्स लगभग उसमें कणों की गति तरंगों की गति के सीध में है ना, इसमें क्या बोलेंगे, कणों की गति तरंगों की गति के समकोण पर होती है ना। इसमें तो परपेंडिकुलर होगा आपका, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार की स्थिति। ये पॉइंट्स को भी आप जरूर याद रखिएगा, कौन सा सीध में चलता है, कौन सा समकोण या परपेंडिकुलर होता है आपका। और दूसरी चीज स्वाभाविक है कि जब इस तरह से घूम घूम कर जाएगा तो स्पीड तो धीमी होगी ही होगी। और अब आइए इसके बाद इस तरंग को गौण तरंग, इस तरंग को गौण तरंग शियर तरंग, SHEAR शियर तरंग टोटल आरी तरंग एवं, अब देखिए एक एक नाम ये सब जो है वो एग्जाम में आपको पूछ सकता है। गौण तरंग, शियर तरंग, आरी तरंग एवं सेकेंडरी ऑसिलेशन, द्वितीय कंपन तरंग ही कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं क्यों इसको इस नाम से जाना जाता है, क्यों इसको इस नाम से जाना जाता है। पहला, हाँ, पास में देखिए करते हैं। अब आइए इसमें, इसको हम लोग गौण तरंग क्यों कहते हैं। इसको गौण तरंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरंग केवल ठोस माध्यम में ही
मूव करती है। तो एकदम याद कर लेना है, ये लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में, द्रव और गैसीय माध्यम में इस तरंग लुप्त हो जाती है, वेनिस्ड हो जाती है, गायब हो जाती है, या उसका प्रभाव गौण हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग गौण तरंग कहते हैं। अब दूसरा, इसको शियर वेव्स क्यों कहा जाता है? तो शियर वेव्स को देखिए क्यों कहा जाता है। तो इसका शियर वेव कहने का मतलब यह है कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये कोई धरातल के आंतरिक भाग की बात करें, अगर इंटरनल पार्ट में अगर हम देखें इसमें, तो चलिए एस वेव कुछ इस प्रकार से चल रही है। ये पृथ्वी के अंदर का भाग है, यहाँ पूरा का पूरा भाग जो है वो क्या है, यहाँ पर चट्टाने हैं और ये गमन कर रही है ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो तरंग जा रही है, ये ऊपरी भाग के चट्टानों से टकराकर क्या हो रही है, नीचे, फिर नीचे के चट्टानों से टकराकर ऊपर, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से थ्रस्ट उत्पन्न हो रहा है ना। अपने आप में एनर्जी आपको वहां से बूस्टअप हो रहा है कि ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल रही है वहां। मगर अगर मान लेते हैं कि यहां पर कोई धरती के नीचे क्या है, वो आपका पानी, तो जब पानी होगी यहां पर, तो ये तरंग जो है वो ऐसे तो आएगा, मगर यहां जाकर क्या हो जाएगा, गायब सा हो जाएगा। इसको यहां से एक थ्रस्ट नहीं मिल पाएगा। तो जिसके कारण इस तरीके को, जिसमें इसको थ्रस्ट नहीं मिल पाता है, इसके कारण ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, शियर तरंग। और इसको हम लोग द्वितीयक कंपन क्यों कहते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है तो उसको हम लोग प्राथमिक कंपन कहते हैं। और वो कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा वो संकेत होता है भूकंप के आने का। और उसके बाद फिर दूसरी बार जब तरंगे पहुंचती है तो इसको हम लोग इस तरंग कहते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग द्वितीय कंपन तरंग भी नाम दिया जाता है। तो इसको लिखने की आवश्यकता है, आप समझ रहे हैं, इसको द्वितीय कंपन लहर कहते हैं आपका। और यहीं पर एक और भी चीज देखेंगे पी और एस के विषय में, उसके बाद फिर हम एल पर आएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसके अगले पेज में आते हैं। अब जैसे ये मान लेते हैं, अर्थ को ही हम दो जगह बना रहे हैं आपको, ये आपका। अब इसमें हमें पता है कि इसका जो मध्यवर्ती भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं ना। और कोर को भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक आउटर कोर है, इनर कोर है ना। ये मान लेते हैं कि ये आपका, यहां पर भी डाल देते हैं पहले, ये है आपका आउटर कोर और ये है आपका इनर कोर। इसको हिंदी में यहां लिखेंगे तो इसको आप कहिएगा ये है बाह्य कोर, एक आंतरिक। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी के गहराई में किसी भी जगह पर आपकी भूकंप केंद्र, भूकंप मूल है, किसी भी जगह पर ये भूकंप मूल है। तो अगर हम इसको मान लें यहां पर कि कुछ इस जगह पर आपका भूकंप मूल है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमें पहले भी बता चुके हैं कि भूकंप मूल की अधिकतम गहराई का आकलन कितना तक किया गया है, 700 किलोमीटर तक। उससे अंदर के क्यों आपको बता रहे हैं, 700 किलोमीटर और उसके नीचे के जो भूकंप या डिसबैलेंस होगी और वहां से जो एनर्जी निकलेगी वो ऊपर तक आ ही नहीं पाएगी, वो क्या होगी आपकी, नीचे जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां गड़बड़ी नहीं होती होगी, वहां भी गड़बड़ी होती होगी, मगर
ऊपर वो एनर्जी जो है वो जियोथर्मल एनर्जी ऊपर नहीं आ पाती। अब यहाँ पर हुआ आपका, तो अब ये जो है ये तरंग, ये जो यहाँ से भूकंप मूल से ये तरंगे चारों तरफ जाएगी, आपकी जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो इसका निर्माण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, तो ये ऊर्जा चारों तरफ निकली आपकी, ये अपना ऊर्जा जो है वो चारों तरफ निकलती, ऐसे करके निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पी तरंग की। तो पी तरंग के विषय में आपने क्या पढ़ा, ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है, बशर्ते अंतर इतना होगा कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी गति में चेंजेस हो जाएंगे। ठोस से द्रव में जाएगी तो कम हो जाएगी, द्रव से ठोस में जाएगी, हाँ अच्छा ठीक है, अगर द्रव से ठोस में जाती है तो गति बढ़ जाएगी आपकी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं ठोस है और ये आउटर कोर का पूरा इलाका क्या है आपका, सेमी लिक्विड स्टेट में, अर्ध तरल अवस्था में, जैसे प्लास्टिक पिघल जाती है उस तरह का कुछ व्यवस्था में। तो स्वाभाविक है कि पी तरंग जब यहाँ आएगी, इस जगह जब आएगी, अब इसके अंदर इंटर करेगी तो फ्लक्चुएट करेगी, और फ्लक्चुएट करके कुछ इस प्रकार से आएगी, फ्लक्चुएट करके कुछ इस प्रकार से आएगी, और किसी भी रूप में ये जो आप खाली जगह दोनों देख रहे हैं यहां तक ये पी तरंग नहीं पहुंचती है। अब इस भूकंप मूल को यहां ना बनाकर यहां बना दीजिए तो यहां खाली निकल जाएगा, है ना। तो ये जो तरंग, ये जो भाग है, अब इसको नाम, इसको जो डिग्री एक बताया जाता है, अगर हम बात करेंगे तो ये 105 डिग्री है ना, ये हो जाएगा आपका 90, और ये हो गया 105 डिग्री, और ये लमसम आपका 145 डिग्री, ये 105 डिग्री और ये 145 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पी तरंग का छाया क्षेत्र, द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। ये है पी तरंग का, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखना है कि बोलेगा पी तरंग का छाया क्षेत्र कितने से कितने के बीच में, तो आपको बताना है 105 से 145 के बीच में आपका। सेम एज इट इज अगर हम बात करेंगे यहां पर इस तरंग के संदर्भ में, तो यहां पर भी मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से इस तरंग जो है वो टकराकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में चारों तरफ लौट रही है या गमन कर रही है। तो गमन करेगी तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर कोई प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि इस तरंग के विषय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि वो लिक्विड स्टेट में गायब हो जाती है, तो वो आउटर कोर में इंटर ही नहीं करेगी। ये इंटर करेगी पी वेव्स, परंतु इसकी गति कम हो जाएगी, और ये इंटर ही नहीं करेगी। तो मतलब कि इस तरंग का छाया क्षेत्र जो है वो आपका 105 डिग्री से 105 डिग्री के मध्य, तो ये हो गया आपका इस तरंग का छाया क्षेत्र, शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। और ये जो होता है ये कितना होता है, पृथ्वी के कुल एरिया का लगभग 40% जोन क्या होता है, इस तरंग का। ध्यान रखना है आपको, ये यूपी पीजीटी में भी पूछा भी है, तो आप इसमें बताइएगा कि पृथ्वी के लगभग, मतलब आंतरिक भाग के लगभग, पृथ्वी के लगभग 40% भूभाग पर इस तरंग का छाया क्षेत्र निर्मित होता है। अब इस चीज को सबसे पहले नोटिस किसने किया कि भाई पी तरंग और इस तरंग के में कणों की गति में अंतर होता है, जिसके कारण अलग अलग शैडो जोन भी बनते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें क्रियाविधि देखने को मिलती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं यहां पर कि पी तरंग एवं एस तरंग के पी तरंग एवं एस तरंग के गति में
अंतर तथा जो शैडो जोन बन रहा है, छाया क्षेत्र की क्रियाविधि का अध्ययन करने का, अध्ययन या कह लीजिए इसको बताने का श्रेय जो है वो फ्रांस के उनका नाम है आपका साइमन डेनिस पोसेन। साइमन डेनिस पोसेन को जाता है। तो दोनों का छाया क्षेत्र भी देख लिए, इस तरंग की और भी विशेषता देख ली हम, क्यों इसके अलग अलग नाम है उसको भी देख लिया हमने, किस मीडियम में ये नहीं चल सकती है वो भी देख लिए। इस तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव की तरह चलता है वो भी देख लिए। जल और प्रकाश तरंगों के समान इसका गमन होता है। ये सारी चर्चा करने के बाद अब हम लोग आएंगे पीएस के बाद एल तरंग। ठीक है, नोट कर। हाँ संतोष जी, अभी हम शिवांगन की पाठशाला जो आपका तनिष्क शोरूम के बगल में है, ठीक है, उसमें आइए आप। कायदे से एक बार अच्छे से इस लेक्चर को सुन लीजिए, एक बार नोट करके एक बार रिवीजन कर दीजिए, इससे बाहर का कुछ नहीं है। अगर जो कुछ बाहर का आएगा, आप नोटिस किए होंगे टेस्ट में हम कुछ अलग क्वेश्चन देते हैं, जैसे पिछली बार उसका भी डिस्कशन होगा, जो है ना सी फीड परिकल्पना, याद है कुछ नया पूछे थे आपसे, अंतर तारक मेघ पर परिकल्पना, ये भी हम दिए थे आपको। तो कुछ जो बचा कुचा होगा वो टेस्ट में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग एल वेव्स। हालांकि एल वेव्स अपने आप में एक चैप्टर है, बट हमें जितनी आवश्यकता है उतनी बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। एल वेव्स न लेते हुए यहाँ पर पहले इसको लिखे धरातलीय तरंग, सरफेस वेव, कायदे से इसको धरातलीय तरंग ही कहते हैं। ऊपर के पी और एस जो थे वो टेक्टोनिक या बॉडी वेव्स थे, और ये है आपका सरफेस। अब ये क्यों सरफेस वेव कहलाता है इसको भी देख लीजिए। ये मान लीजिए ये आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग का कोई पार्ट को अगर हम लेते हैं, ये है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ये अगर मान लेते हैं यहां से ये भूकंप मूल है या फोकस है या हाइपोसेंटर है, तो यहां से पहले चलेगी आपकी पी वेव्स, उसके बाद फिर यहां से अगर ये जो है उसके बाद चलती है आपकी एस वेव्स। तो हम क्या देख रहे हैं, पहली चीज देख रहे हैं कि पी और एस जो है वो लंबवत चलती है, क्लियर। जबकि धरातलीय तरंग लंबवत न चलकर धरातल के
क्षैतिज रूप में चलती है। तो यानी कि अगर हम यहाँ बात करेंगे एल या धरातलीय तरंग की, तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार से चलती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तरंग, पहली चीज तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जहां P एवं S तरंग लंबवत, या इसको आप कहेंगे ऊर्ध्वाधर, या कहेंगे वर्टिकल, गति करती है, और इसका उद्गम क्षेत्र, जो इसका ओरिजिनेट पॉइंट है, ये भूकंप मूल होता है, भूकंप मूल या फोकस या हाइपोसेंटर होता है। वहीं धरातलीय तरंग धरातल के नीचे, मतलब बहुत गहराई में नहीं होता है, धरातल के नीचे हॉरिजेंटली रूप से गमन करती है। तो यहां से भी प्रश्न बने आपके। अब आइए इसमें, भाई क्यों ऐसा होता है कि ये धरातल पर ही चलता है? तो मतलब यहां आपको ध्यान रखना है कि धरातलीय तरंग का उद्गम भूकंप मूल नहीं होता है, ध्यान रखना है इस बात को। और यहां पर देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि पी चली, यहां से पी तरंग चली आपकी, इसके बाद आपको भूकंप मूल से एस तरंग चली, फोकस से भूकंप मूल चली। तो अब रास्ते में क्या है? रास्ते में आपको बहुत सारे बहुत सारा यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? चट्टान मिल रहा है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके धरती के नीचे के चट्टान। हो सकता है कहीं पर द्रव भी हो तो वहां एस नहीं पहुंचेगा। तो अब ये चलेगी जब पी और एस, तो रास्ते में इन चट्टानों से क्या होगा? इन तरंगों का टकराव होगा। और टकराव से जब दो अलग अलग गति की तरंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई दो एक ही समान से गति करता हुआ चीज चलेगा, तो उसके आपस में फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा। घर्षण उसी समय उत्पन्न होगा जब दो गति करता हुआ वस्तु के बीच में दोनों की गति में क्या है? आपका अंतर। तो ये अंतर है सब पे गति का। तो इसके कारण ये रास्ते के आने वाले चट्टान और तमाम प्रकार के पिंडों से, खनिजों से टकराती है, और इस टकराहट से एक नए प्रकार के तरंगों का जनन होता है, और उसी को क्या कहते हैं? धरातल। तो यानी कि पी और एस की गहराई जितनी अधिक होगी, उतनी ही ज्यादा पी और एस क्या होगा? रास्ते में टकराएगा, और उतनी ही विनाशकारी क्या होगी? आपकी एल तरंग। तो एल तरंग कितना विनाशकारी होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भूकंप मूल की गहराई कितनी है। अगर भूकंप मूल की गहराई अधिक, तो एल तरंग भी ज्यादा विनाशकारी आपका होगा। तो हम लोग इस पक्ष को देखने के बाद कि आखिर ये है क्या, कैसे मूवमेंट करती है, अब इसके बाद इसके एक और पक्ष को लिखेंगे कि धरातलीय तरंग। अगले पेज पर आते हैं। ये हो गया था। धरातलीय तरंग जैसे एस गमन करती है,
धरातलीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग की तरह गमन करती है, मतलब कि जैसे इस तरंग मूव करता है आपका। पहला चीज देखिए, बहुत इस सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसमें दूसरा क्या देखेंगे, एल तरंग की गति या धरातलीय, बाद में लास्ट में इसका और अन्य नाम की बात करेंगे। तो धरातलीय तरंग की, ये जितने भी गति मैं लिख रहा हूं औसत गति होता है। गति जो होता है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, परंतु इसका प्रभाव, जो इसका इफेक्ट होता है, परंतु इसका प्रभाव सर्वाधिक डिजास्ट्रस होता है, सर्वाधिक विनाशकारी होता है। यानी कि तीनों तरंगों में सबसे खतरनाक मतलब कि मानव जीवन या पारितंत्र के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसानदेह है तो ये एल तरंग है। इसके पीछे का रीजन भी हम लोग बहुत सिंपल है समझना, कि अगर ये ऊपरी भाग है और यहाँ पर अगर ये तरंग जब चलेगी एल तरंग, तो अगर हम यहाँ देखें, अगर कोई ये मकान है यहाँ, तो ये एल तरंग क्या करेगा, इसको ज्यादा दोलन करेगा ना, ऑसिलेट ज्यादा करेगा। ये पी तरंग नहीं करेगा उतना, ये एल तरंग ज्यादा आपको करेगा। तो विनाशकारी होने का कारण ये, सबसे कम गति होते हुए सबसे विनाशकारी, क्योंकि ये धरातल पर स्थित विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हैं अवसंरचना, को अधिक ऑसिलेट, जिसको कहते हैं दोलित करती है। यही कारण है कि इसके प्रभाव जो है वो ज्यादा विनाशकारी देखने को मिलेगा। तो आपके अगर पूछ दे कि निम्न भूकंपीय तरंगों में कौन सर्वाधिक विनाशकारी है, या किस भूकंपीय तरंग को विनाशकारी या डिस्टोर्टल या डिजास्ट्रस वेव्स के नाम से जानते हैं, तब भी आपका तरंग होगा। अब इसके अन्य नाम, हालांकि ये सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मगर आपको इस डिफरेंस को जानना आवश्यक नहीं है। ये थोड़ा सा जियोलॉजी का सब्जेक्ट में, तो आप इतना ही जानिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एल वेव्स भी कहते हैं। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसको एल वेव्स भी कहा जाता है। जिसका एल वेव्स का नाम किस पर पड़ा है, तो ये नाम पड़ा है ऑगस्टस एडवर्ड लव। स्वाभाविक है, इन सब तरंगों पर इनका अपना थीसिस है, इन पर इनका रिसर्च है। उनके रिसर्च की उपयोगिता को देखते हुए, महत्ता को देखते हुए, हम धरातलीय तरंगों को एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। उसी ढंग से इसको हम लोग आर वेव भी कहते हैं। आर वेव जो है वो रेले महोदय के नाम पर रेले महोदय के नाम पर इनको आर वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। धरातलीय हम जान ही रहे हैं, और तीसरा चौथा भी जान रहे हैं, ये विनाशकारी तरंग यानी कि डिजास्ट्रस तरंग, विनाशकारी तरंग भी इसको कहा जाता है। चौथा, ये सारे नाम हैं क्योंकि भूकंप आने के बाद कहा जाता है कि आधा एक घंटा आप घर से बाहर रहिए, क्योंकि अभी एल तरंग आने वाली है, और वही डिसाइड करेगा कि कितना ज्यादा इसका प्रभाव होगा धरातल पर। तो इसलिए इसको कहा जाता है मेन शॉक वेव। मेन शॉक वेव यानी कि मुख्य कंपन तरंग, मेन शॉक वेव के नाम से भी इसको हम जानते हैं।
इंग्लिश में इसको एक और नाम भी कहा जाता है, क्योंकि पी और एस के तुलना में इसका एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व धरातल पर इसको कुछ कंपेरेटिवली लंबे समय तक अनुभव किया जाता है, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, लॉन्ग पीरियड वेव्स। ठीक है, तो यहां से कोई ऐसा सेगमेंट आपको नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का ही निचोड़ है, या सभी किताबों का निचोड़ है एनसीईआरटी के साथ। तो लॉन्ग पीरियड वेव्स, डिस्टोर्टल या विनाशकारी तरंग, मुख्य कंपन तरंग, मेन शॉक्ड वेव, एल वेव्स या आर वेव्स के नाम से जानते हैं हम लोग। ये रहा आपका एल। इस सब के अलावा, इन सब के अलावा भी कुछ और तरंगों को नोटिस किया गया है, ये इसी का एक सब पार्ट, उसकी भी चर्चा करती है, लिख लिए। एक तरंग है पीजी, पीजी तरंग। एक विद्वान है आपके, एक जियोलॉजिस्ट हैं आपके, जिसका नाम है जेफरी, जिसको आप पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ा है, जेफरीज को। ये एक जगह है एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित देश है यूरोप का। इस देश का नाम है क्रोएशिया। अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप जानते होंगे तो पिछली बार शायद सेकंड रनर रहा है ना। तो क्रोएशिया जो कि कभी यूगोस्लोवाकिया का पार्ट हुआ करता था, वहीं पर एक घाटी है कल्पा घाटी, क्रोएशिया के कल्पा घाटी। ये नेट का प्रश्न अभी तक पीजीटी में नहीं पूछा है, मगर हम उन सभी की बात करेंगे। कल्पा घाटी में वो चूना पत्थर वाले क्षेत्र में जब वो भूकंप की जो अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि वो क्षेत्र भी आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में है, बात करेंगे उसकी हम कब, आपको जब अर्थक्वेक बताएंगे आपका। तो उन्होंने नोटिस किया कि पृथ्वी के ऊपरी परत में पी के से थोड़ा सा अंतर वाला एक और तरंग प्रवाहित होता है, जिसको उन्होंने दो नाम दिए, एक पीजी तरंग और एक एसजी तरंग। ठीक है ना। तो पीजी तरंग की पहले तो 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ऐसे ही ये एस जी तरंग, इसकी गति इन्होंने कहा 3.3। ये क्या है, आप इसको विषय में लिख लीजिए, ये क्या इंपॉर्टेंस है। पृथ्वी की ऊपरी परतों में या अपर लेयर्स में प्रवाहित होने वाली सब्सिडरी तरंग है ये, ऑक्सिलरी तरंग है ये। इसका पता किसने लगाया, इसकी खोज कब किया, तो 1906 ईस्वी में। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, 1906 ईस्वी में। रिसर्च कहां कर रहे थे, तो क्रोएशिया के सिस्मिक वेव्स के अध्ययन के दौरान। आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, आपको एग्जाम में बोलेगा कि किसने खोज की, कहां इसका रिसर्च कर रहे थे, कब किया, और बताइए कि पीजी तरंग की गति पी तरंग से गति से अधिक है या कम। देखिए ये सबको ध्यान रखना है, एस जी तरंग की गति एस तरंग से कम है या ज्यादा, ये सब कुछ को याद करके आपको चलना है।
अब आइए इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा कि कहाँ है, ऊपरी परत। अब बढ़ते हैं हम लोग, ऊपरी परत मतलब क्रस्ट वाले जो। अब एक और भी तरंग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। एक है पी और उसके ऊपर इस प्रकार से स्टार्स, कहिए स्टार्स तो नहीं कहा सकता, ऐसा निशान, पी तरंग। और एक होता है आपका ये हमारे कोनराड साहब ने 1932 ईस्वी में यूरोप के टायर नाम की जगह पर भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने पता लगाया। तो सबसे पहले तो इनकी स्पीड को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो ये जो है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस तरंग जो है एस, और ये स्टार कही है जो 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड इसने खोजा। तो इसकी खोज लोग आगे पढ़ेंगे कोनराड लेयर के विषय में, तो उन्हीं के नाम पर इसकी खोज कोनराड महोदय ने की खोज कोनराड महोदय ने यूरोप के टायर्न, ये टाटा लिखा हुआ है, टायर्न नामक स्थान पर है? हाँ, ये दोनों तरंगे पी और एस, ये भी दोनों करेंगे, ये जो आपके जेफरी साहब हैं और ये भी कोनराड साहब है ना, ये दोनों। इसकी खोज कोनराड महोदय ने यूरोप के टायर नामक स्थान पर भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के दौरान की, और क्या बताया, और बताया कि ये मध्यवर्ती तरंग हैं, यानी कि ये पीजी और एसजी तरंग से निचले भाग पर, यानी कि धरती के गहराई के लगभग 50 से नीचे के भाग में ये उत्पन्न होते हैं। तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के दौरान की, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या ऐसे लिख लीजिए कि ये तरंगे इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती लेयर्स, मध्यवर्ती परतों में प्रवाहित होते हैं, है ना। तो ये तरंगे मूव करते रहती है। अब देखिए क्या है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 8 रिक्टर पैमाने के भूकंप जनरली साल भर में 1, 2, 4, 3 ऐसे आते हैं, बहुत कम। परंतु हल्के भूकंप तो हर 1 मिनट पर आता है। तो अगर भूकंप या किसी प्रकार की अगर डिसबैलेंस होती है और उससे हल्के भूकंप उत्पन्न होते हैं, तो ये सारे तरंगे जन्म लेती हैं। और चूंकि हल्के भूकंप है तो इसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखता। तो आज हमने पूरा का पूरा डिटेल में इन तीनों तरंगों की बात, और यही तरंगों को जब हम लोग एक्सेलेरोमीटर या सिस्मोग्राफ यंत्र पर अध्ययन करते हैं, यहां से पी चला और इतने में पहुंच गया, एस भी चला मगर नहीं पहुंचा, मतलब अंदर कहीं ना कहीं द्रव भाग है, पहुंच गया, इसका मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर वहां पर नहीं है, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। तो मतलब कि जितने भी तरंगे हमने पढ़े भी, जो सिस्मिक वेव्स, इसी को इन तमाम उपकरणों पर अध्ययन करके अब पृथ्वी को 3 लेयर्स में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटिल, और इसको और भी तरीके हैं। इसको हम लोग जो है लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर, फिर एक और भी आएंगे एडवर्ड स्वेस, वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बांटेंगे, सियाल, सीमा और निफे। तो आपको जब ये 3 चीज और पढ़ने, वहां बताएंगे आपको कि सियाल और लिथोस्फीयर में क्या समानता है, क्या अंतर है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसको लेकर क्या कहती है। तो कल की क्लास में आपका यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक निरंतर क्लास में बने रहिए और एकदम घर जाकर इसको क्या करना है, याद करना है। जो भी टेस्ट तो चल ही रहा है, अब इसके चैप्टर के बाद टेस्ट होगा भी, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जमकर सॉल्व कीजिए, और लाइए प्रश्न। यहाँ पर भी हो सकता हो कि हमसे भी कुछ चीज छूट जा रहा हो, तो वो चीजें आप लोग को भी इसमें उतना ही मेहनत करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल 10:10 में।